अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि सऊदी अरब पहली बार फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। कब? 2027 में। अच्छा, लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि बताओ 2023 में एशियाई फुटबॉल कप का मेजबान ये कौन सा देश है, तो आंसर होगा कतर। कब? 26 जून से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। अच्छा, पहले अगर बात करें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, स्थापना होती है 1954 में। इसके 47 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। हेडक्वार्टर कोलालंपुर मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और फुटबॉल से आपको याद आएगा, अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। कहां पे हुआ था? कतर में ही हुआ था। और उसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा करके। और अब ध्यान रखना, फीफा महिला विश्व कप ये भी 2023 में होगा। कहां पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, जिसका मैस्कॉट क्या है? तजुनी है। तजुनी एक पेंगुइन है। और अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुए थे ना कतर में, ये अगले वाले कब होंगे? 4 साल बाद 2026 में। वो कहां पे होंगे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मैं एक साथ यहां पे रिवाइज करा देता हूं, जो भी आपने 2022 में पढ़े थे। अब ध्यान से सुनते जाना। अगर आपसे पूछे 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी, अच्छा पहले तो प्रश्न यही बन जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इसको किसने जीता था? केरल ने, पश्चिम बंगाल को हरा करके। अगर आपसे पूछे फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि भारत में हुआ था, उसको किसने जीता था? स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके। अगर आपसे पूछे फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप, ये 2023 में होंगे। कहां पे? पेरू में। पेरू जिसकी कैपिटल लीमा होती है। और डूरक कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये भी 2022 में हुआ था। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और 2022 का बैलन डी और पुरस्कार की बात करें तो इसे पुरुषों में जीता था करीम बेंजेमा ने, यह रियल मैड्रिड के प्लेयर है। और महिलाओं में जीता था एलेक्सिया पुटेलस ने, ये बार्सिलोना की प्लेयर है। बाकी अगर पूछे 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। और महिलाओं में मनीषा कल्याण को। चलो ये बताओ किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पे नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? तो आंसर होगा बाइचिंग भूटिया। चलो बताओ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन बन गए? कल्याण चौबे बन गए। बाकी देखो सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसकी रियाद है और करेंसी क्या होती है? सऊदी रियाल होती है। और यहां से भी एक प्रश्न आप कनेक्ट कर सकते हो। सऊदी अरब की एक फुटबॉल क्लब है अल नसार नाम से, उसको अभी ज्वाइन कर लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और अभी सऊदी अरब के रियाद में ही 14वां स्पेनिश सुपर कप हुआ था, उसको जीत लिया है बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके। तो ये फुटबॉल से संबंधित 2022 में और 2023 में अभी तक जितने भी प्रश्न आपने पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में, सारे मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। एक साथ आपका इसी प्रश्न में मैंने रिवाइज करवा दिया। चलो फिर बताओ, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को किसने जीता? तो आंसर होगा केरल ने। तो यह है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। ये इस साल अभी इसका पहला संस्करण हुआ। और इसका फाइनल कहां पे हुआ? सूरत, गुजरात में। वहां पे जो डुमासा बीच है वहीं पे इसका आयोजन हुआ। और इसका फाइनल जीता है केरल ने और उपविजेता रहा है पंजाब। इसमें सर्वाधिक गोल किए राजस्थान के अमित गोदरा ने 27 गोल किए। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए केरल के खिलाड़ी हैं सीजू, उनको चुना गया। अच्छा, आपको पता है अभी आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप, इसको किसने जीता? भारत ने जीता। और किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में हुए थे उड़ीसा में, उसको किसने जीता? जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। अभी 2022 में आपको बताया जो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स हैं वो हुए थे गुजरात में। कौन से नंबर का संस्करण था? 36 नंबर का। 2023 में ये कहां पे होंगे? 37 नंबर का संस्करण। चलो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। बताओ 2023 में जो इसके 37 नंबर के नेशनल गेम्स है उसका आयोजन कहां पे होगा? हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की। इस बार ये इसका 12वां संस्करण था। कहां पे हुआ? लेह लद्दाख में हुआ। किसने जीता? याद रखना आईटीबीपी ने जीता है। किसको हराया? लद्दाख स्काउट्स को हराया। ये आईटीबीपी ने लगातार तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी की बात करेंगे,
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, स्थापना होती है 1962 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह है। अच्छा, आईटीबीपी किस बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है? तो याद रखना, भारत चाइना जो बॉर्डर है वहां पे आईटीबीपी हमारी रक्षा करता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान सीमा पे या भारत और बांग्लादेश सीमा पे हमारी रक्षा कौन करते हैं, तो बीएसएफ के जवान हमारी रक्षा करते हैं। वैसे भारत चाइना की बॉर्डर को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। और हॉकी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद आएगा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे भारत में भी उड़ीसा में हुए थे, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसमें फर्स्ट नंबर पे जर्मनी रहा है, सेकंड पे बेल्जियम है और तीसरे स्थान पे नीदरलैंड है। वैसे हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष नए बन गए हैं, दिलीप तिर्की उनका नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करेंगे तो उसके भी नए अध्यक्ष बने हैं, मोहम्मद तैयब इकराम उनका नाम है। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में जो सुल्तान जोहर हॉकी कप हुआ था, उसको भी तीसरी बार जीता था भारत ने। ऑस्ट्रेलिया को हराया था इस बार, जो कहां पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और अब पूछें अगर FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने। पोलैंड को हराया था। कहां हुआ था? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफीज आप याद रखना, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। इनका सबका संबंध है हॉकी से, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में याया तसो को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। नाम है इसका याया तसो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अभी लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। याया तसो ये बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है। इसे भारत में काली गर्दन वाली क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। और काली गर्दन वाली क्रेन, अभी याद है, इसको लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अच्छा, पहले हम बात कर ले यहाँ पे ये जैव विविधता विरासत स्थल की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की। तो ये अभी तक भारत में कितनी थी? 36 थी। अभी लास्ट में नवंबर 2022 में 36 नंबर की जोड़ी गई थी। कौन सी? उड़ीसा का महेंद्रगिरी पहाड़ी को, जो कि भारत की 36 नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी थी। और अभी ये कौन सी बन गई? याया तसो 37 नंबर की बन गई। अच्छा, अगर पूछे पहली कौन सी थी और कब बनी थी, तो पहली 2007 में बनी थी। कर्नाटक के नल्लूर इमली ग्रोव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था भारत का। तो अब याद रखना 37 हो गई है। और जैव विविधता से बायोडाइवर्सिटी से एक डे याद आएगा, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। चलो बताओ, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा कोलकाता। और जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर थे कौन, जिनका निधन हो गया? E.O. विल्सन। वैसे अगर पूछूं मैं आपसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये कितनी है भारत में? 40 है। 40वें नंबर की कौन सी है? धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। फिर बताइए, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। उस ट्रेन का नाम क्या होगा? तो आंसर होगा वंदे मेट्रो। अच्छा, इस बार के बजट में बात करें तो रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया? 2.41 लाख करोड़ रुपीस, और ये अब तक का सबसे ज्यादा है। और अभी हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की कि 2030 तक हम 35 हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप करने वाले हैं, और इनका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो। इंडिया में इसका निर्माण होगा। और अगर पूछे कि शुरुआत कहां से होगी, तो जो हेरिटेज रूट है कालका शिमला वाला, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और हाइड्रोजन ट्रेन की बात हुई है तो दो प्रश्न आपके सामने आने चाहिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां पे शुरू हुई थी? जर्मनी में। और उस ट्रेन को किसने बनाया था? फ्रांस की एक कंपनी है अल्टसोम कंपनी, उसने बनाया था। और अभी एशिया की, अभी कुछ दिन पहले ही एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां पे शुरू हुई थी? चाइना में। और वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे तो बताओ, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चल रही है? तो आंसर होगा दिल्ली और वाराणसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण कहां हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां शुरू हुई? मैसूर से चेन्नई के बीच में।
और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन किन किन स्थानों के बीच में शुरू हुई थी, कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में, यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में। और आप जानते हो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये चलेगी कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो बताओ, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। और अभी बताओ, एनटीपीसी ने कहां भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया था? कवास, सूरत में। और अगर पूछे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट इसका उद्घाटन किया गया था कहां? साउथ कोरिया में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ये शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह कारखाना शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ा करके 90 तक पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और उसके अध्यक्ष हैं आर माधवन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा प्लांट कहां पे शुरू किया था? राजस्थान के जैसलमेर में, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? पंजाब में। अगर मैं आपसे पूछूं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है, चाइना में मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पे किया गया? आंध्र प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का पहला बायोमास आधारित प्लांट ये कहां पे स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? तो असम में। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे पर देश का पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब भारत में अब तक किसी भी हवाई अड्डे पर आपको मल्टीप्लेक्स नहीं मिलेगा, पर अब लॉन्च कर दिया गया। कहां पे? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसीलिए कहा देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है ये, जहां पे मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया है, जिसमें लोगों के बैठने की कैपेसिटी है 1155। मतलब अब आप ट्रेवल कर रहे हो यहां से और आपके पास टाइम हो तो आप वहां पे फिल्म भी देख सकते हो। अभी आपको याद होगा, अभी नागरिक विमानन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख कौन बने थे? विक्रम देव दत्त। और गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया है। और अभी इसी हवाई अड्डे ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बताओ केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट रखा है? तो आंसर होगा 220। और पूछूं अगर मैं आपसे कि सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश का जो तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम क्या रखा गया? डोनी पोलो हवाई अड्डा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। चलो बताओ, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना भारत का? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल के किनके नाम पे रखा गया या क्या रख दिया गया? संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो आंसर होगा असम में। आधुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है भाई। बाकी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? पटना में। इस तरह के प्रश्न आते हैं स्टैटिक प्रश्न एग्जाम में। बताओ, उत्तर दो। एक और प्रश्न का उत्तर दो। वीर सावरकर एयरपोर्ट बताओ कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये आपको वाराणसी में मिल जाएगा। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में मिलेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बताओ कहाँ मिलेगा? अब इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी जो स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है आपके राउरकेला उड़ीसा में, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। लेकिन इनके नाम पे एयरपोर्ट आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और हरियाणा में अभी हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, विमानन मंत्री। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इसे सन 2000 से मनाया जा रहा है। तो आप कह सकते हो इस बार हम कौन सा संस्करण मना रहे हैं? 23वां संस्करण। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा क्लोज द केयर गैप। और 2022 में भी यही थी, 2023 में भी यही है, और अगले साल 2024 में भी यही होगी। तो थीम की टेंशन नहीं लेना है। कैंसर की बात करें, कैंसर क्या है? तो सिंपल सा याद रखना, अनियंत्रित रूप से कोशिका यानी कि सेल की संख्या में जो वृद्धि होती है उसे कैंसर कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं, उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और आपसे अगर पूछ ले कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 7 नवंबर को। और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब होता है? तो वो 1 अगस्त को होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर के उपचार में किस आइसोटोप यानी कि समस्थानिक का यूज होता है, उपयोग होता है? तो आंसर होगा कोबाल्ट 60 का। और थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। अच्छा बताओ, ये मैंने पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं, कहां पढ़ाया है? तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही, जब लास्ट में हम टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन करते हैं, वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया, याद आया? इसीलिए मैंने आपको बोला है वो लास्ट में जो स्टैटिक और साइंस के क्वेश्चन करते हैं, मैं आपके लिए वही लेकर के आता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि वही अक्सर रिपीट होते हैं। चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। अभी किस राज्य ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। आप जानते हो सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला टीका ये लॉन्च कर दिया गया, क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। उसका नाम क्या है? सर्वावैक। इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला ये कहां पे खोली गई, तो आंसर होगा कोच्चि में। तो ये फरवरी का आपका दूसरा इंपॉर्टेंट डे है। पहला कौन सा था? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था हमने, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। इसे पहली बार 2021 में मनाया गया था। फिर बताओ, अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का नाम क्या है? तो आंसर होगा बाल मित्र। तो अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बच्चों और उनके माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है बाल मित्र। तो बच्चों के माता पिता इस चैटबॉट के थ्रू बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। मतलब अभी तक जनता और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था उसको ये कम करने का काम करेगा। बाकी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो इसका गठन 2005 के अधिनियम से होता है। इसके अध्यक्ष हैं श्री अनुराग कुंडू, और इस आयोग ने अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पे बाल मित्र से एक पॉइंट मैं आपको लिंक करा के याद कराता हूँ। चलो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, देखिए किस किस को पता है। बताओ, अभी प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति कराने के लिए कौन सी परियोजना अभी शुरू करने की घोषणा की थी? तो आपका उत्तर होगा आरोग्य मैत्री। तो इसको ध्यान रखना आप। चलिए फिर बताइए, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोजेक्ट एलोरा की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एलोरा, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ऐसी स्थानीय भाषाओं जिनके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है और इनको बोलने वालों की संख्या भी कम है, तो ऐसी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसी का नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से ऐसी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटली संरक्षित किया जाएगा। अभी जैसे इसने कुछ भाषाओं को सेलेक्ट भी किया है, जैसे कि गोंडी भाषा हो गई, मिश्मी हो गई, मुंडारी हो गई। तो ये आप ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हो, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका में है। सीईओ सत्या नडेला है। वैसे आप जानते हो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का, लेकिन शुरुआत में कितनी थी? 14 थी। अच्छा बताओ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार इस सम्मेलन का 12वें नंबर का है। इसका आयोजन कौन करेगा या होस्ट कौन है? तो फिजी देश है।
और राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। चलो ये बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? तो 343। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल है, ये सबसे पुरानी है या सबसे पहली कह दूं। तेलुगु है, फिर मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। चलो आप मुझे बताओ, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? और अभी किन व्यक्ति का निधन हो गया जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनका नाम भी बताइए। वो असमिया कवि थे। बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करेंगे तो अभी हिंदी भाषा का मिला है बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, और अंग्रेजी का मिला है अनुराधा रॉय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बाकी देखो, एलोरा नाम आया है तो आपको पता है एलोरा के कैलाश मंदिर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। प्रश्न अगर पूछा जाए इनका निर्माण किस वंश ने करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और इन एलोरा के कैलाश मंदिरों की विशेषता क्या है? मतलब एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर इन्हें बनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो आंसर होगा परवेज मुशर्रफ। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का भी निधन हो गया। वे 2001 में पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने फिर महाभियोग का सामना करते हुए सन 2008 में इस्तीफा दे दिया था। मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। बाकी पाकिस्तान को आप जानते ही हो, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में आरिफ अलवी हो, प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट निधन हुए थे, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया दिलीप महालनोबिस, ORS के जनक कहा जाता है इनको। चिकित्सक थे, निधन हो गया, अभी पद्म विभूषण के लिए चुना गया। उसी तरह से डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी, इनका नाम याद रखना, आर्किटेक्ट थे ये, और 2018 में प्रिtzकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल मिला था। अभी पद्म विभूषण के लिए भी चुना गया, निधन हो गया कुछ समय पहले इनका। और अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था, जो असमिया कवि थे, उनका नाम था नीलमणि फूकन, निधन हो गया इनका। और हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम कौन थे जिनका निधन हो गया? नवाब मीर बरकत अली खान। और भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक किन्हें कहा जाता था जिनका निधन हो गया? डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया को। अभी जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम था रहमान राही। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता रहे श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, उनका नाम भी याद रखना। अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी सिंधुताई सकपाल, उनका निधन हो गया। और देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाते थे अम्मो हाजी, उनका निधन हो गया, वे ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था BK सिंगल को निधन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती का निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक पूछेंगे, शारदा मेनन उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से था, लखनऊ घराने से आते थे। उसी तरह से पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, संतूर वादक थे ये। और एक और संतूर वादक थे भजन सोपारी, उनका भी निधन हो गया, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे वो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको बताए जिनका हाल ही में कुछ 5-6 महीनों के अंदर अंदर निधन हो गया, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए कि फरवरी 2023 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 2023। तो अभी 2023 में ही इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और आपको बता दूं, ये जो पार्श्व गायिका है वाणी जयराम, इनको 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये कहां से थी? तमिलनाडु से थी। अब पद्म पुरस्कारों की बात है तो भैया ये तो प्रश्न आएगा आपका, और यहां से और भी प्रश्न आ सकते हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस बार भारत रत्न नहीं मिला। पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे तो हमारा जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो 6 जनों को मिला है। पद्म भूषण 9 को मिला है और पद्मश्री 91 को मिला है। तो टोटल आप बात करोगे तो 106 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो वो 6 लोग कौन कौन है, जिसमें से 3 तो
मरणोपरांत मिला है। कौन कौन? बाल कृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्ट थे। एक दिलीप महालनोबिस, ओआरएस के जनक थे, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। और एक मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये 3 तो हो गए मरणोपरांत वाले। और बाकी 3 कौन है? जाकिर हुसैन हो गए, एसएम कृष्णा हो गए, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक है श्रीनिवासन वर्धन। तो ये नाम आप याद रखना। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री की हम चर्चा यहां पे नहीं करेंगे। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया, और वो भी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 9 या 10 मिनट का वो वीडियो है। तो वहां जाकर के इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट आप जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर पेगी मोहन ने। तो अभी लेखक डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है, ये जो उनकी बुक है वेंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट, उसने ये पुरस्कार जीता है। अच्छा, ये डॉक्टर प्रभा अत्रे की बात करें तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। अभी लेटेस्ट पढ़ा था हमने जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। और पिछले साल हमने पढ़ा था जब 2022 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किराना घराने से है। और अभी राजस्थान में जो सीईटी एग्जाम हुए थे, वहां पे ये प्रश्न आया था। किसी ने अगर दिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आर विष्णु प्रसाद की बात करें तो वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में इनको इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं डॉक्टर तपन सेकिया की बात करें तो 2022-23 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से इनको सम्मानित किया गया। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा रिकी केज ने। तो अभी आप याद रखना, 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया अभी 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ ये। और इसमें बंगलुरु के संगीतकार हैं रिकी केज। इन्होंने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उन्होंने स्टीवर्ड कॉपलैंड के साथ उनके एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए यह अवार्ड जीता है। और याद रहे कि रिकी केज ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। और बात करेंगे कौन से नंबर के भारतीय हैं, तो ये पुरस्कार जीतने वाले वो चौथे भारतीय हैं। तीसरी बार जीता इन्होंने ये ग्रैमी पुरस्कार। अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने 2015 में जीता था। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी अभी आप जानते हो आरआर मूवी का एक गाना है नाटू नाटू, उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। और ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका नाम है एम किरावनी। उनका नाम याद रखना। अभी उन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी इस नाटू नाटू सॉन्ग को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब इनसे संबंधित एम किरावनी का नाम है, और एम किरावनी को पद्मश्री मिल गया, तो इस कारण से इनका नाम 2 बार इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, वो आपसे पूछ लेगा कि अभी एम किरावनी को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, या ऑप्शन देकर के पूछ लेगा कि इसमें से पद्मश्री किसको मिला। तो उसमें से सही उत्तर हो जाएगा एम किरावनी। अब आप सोचोगे कि यार 91 थे पद्मश्री वाले, एम किरावनी का ही नाम क्यों पूछा? क्योंकि इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया था नाटू नाटू के कारण, इसलिए पूछ लिया। कहीं से भी कुछ भी घुमा सकता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो मर्जी आए जैसे घुमा ले। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कह दोगे घुमा ले भाई, जैसे तो घुमाना है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? आशा पारेख को मिला था। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी अमेरिका की परामर्श फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म है ये मॉर्निंग कंसल्ट, जिसने एक सर्वे किया और उसके अनुसार बताया गया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सर्वे में 22 देशों के लीडर्स को रखा गया है। पहले स्थान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर हैं, थर्ड पे हैं स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बेरसेट, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इसमें 7वें स्थान पर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी 4 फरवरी 2023 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए सिंगापुर के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है सुंदरेश मेनन, को इन्वाइट किया गया। ये नाम जरा याद रख लेना आप, ये नाम भी हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है। और ये यहाँ पे आए और इन्होंने बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर उद्घाटन व्याख्यान यानी कि एक भाषण दिया, एक लेक्चर दिया। बता दूं ये जस्टिस सुंदरेश मेनन ये 2012 से सिंगापुर के चौथे चीफ जस्टिस हैं। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 73 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। आप जानते हो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 को। और भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के हैं। और वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 ईयर का। हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक कोई नहीं है, हाँ पर बन सकती है भविष्य में। कौन? बीवी नागरत्ना। लेकिन याद रखना हमारी पहली महिला जज जरूर रही है। कौन? फातिमा बीवी। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो आंसर होगा YV चंद्रचूड़ का। ये DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। ये 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 7 साल 4 महीने 20 दिनों तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे। और अगर इसका उल्टा पूछूं सबसे कम समय तक कौन रहे, तो आंसर होगा कमल नारायण सिंह। ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था। ये केवल 18 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी, तो केरल हाईकोर्ट। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी? नागालैंड बनी। अच्छा, अमेरिका की अभी पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी थी? मनप्रीत मोनिका सिंह बनी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। और बताओ भी किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई? राजस्थान में। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था, जो क्या करेगा? अदालत के जो फैसले होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, तो उनको 4 भाषाओं में वो अनुवाद करेगा ये सॉफ्टवेयर। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। इससे पहले सुप्रीम ने फास्टर पोर्टल और सुपेस पोर्टल को भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। बाकी देखो, अगर सिंगापुर की बात करते हैं तो याद रखना कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है। और सिंगापुर के ही हैं T राजा कुमार, जो कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे अपनी बैंक नोटों से, बैंक करेंसी से ब्रिटिश सम्राट के प्रतीक को हटा देगा। अभी वे दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की छवि को $5 के करेंसी नोट से हटाकर स्वदेशी संस्कृति के सम्मान करने वाली डिजाइन के साथ बदलेगा। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया की कागजी मुद्रा पर किसी भी ब्रिटेन के सम्राट का प्रतीक नहीं रहेगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव व्हीकल बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। नाम से ही क्लियर है इसमें क्या होने वाला है। तो पहली चीज तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर कोई ग्राहक लेता है तो उसे कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो यही हो गया, अगर वाहन तय किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला तो ग्राहक को छूट मिलेगी, मतलब जितना आप चलाओगे उतना ही पे करो। इसके अलावा और भी कई तरह के लाभ हैं, तो सिंपल सा अभी तो याद रखेंगे। पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1919 में सर दोराबजी टाटा ने की थी और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो आपको स्टैटिक प्रश्न बताऊंगा वो सारे वो होंगे जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अगर प्रश्न आपके सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से आता है तो।
तो प्रश्न क्या कह रहा है, अभी हाल ही में एमपीसी का मतलब हो गया माइनर प्लेनेट सेंटर, तो इसके द्वारा सौरमंडल में स्थित ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। वो ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बृहस्पति, जुपिटर। अभी तक आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के होते हैं यानी कि सैटर्न के, पर अब बृहस्पति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, इसके हो गए हैं सबसे ज्यादा। देखो सौरमंडल सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति है वो आकार में भी सबसे बड़ा ग्रह है, और अभी इसी के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। तो अब इसके टोटल कितने उपग्रह हो गए? तो आंसर होगा 92 हो गए। और जो सैटर्न यानी कि शनि है वो दूसरे स्थान पे आ गया 83 उपग्रहों के साथ में। तो ये आपको याद रखना है। अब सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको एक कराने वाला हूं। उससे पहले आप इस इमेज को देखो, यहां से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और इमेज को देख करके आप ज्यादा जल्दी सीख पाओगे। आप देख रहे हो सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? मरकरी, जिसे आप बुध कहते हो। उसके बाद आता है वीनस। अच्छा, वैसे मरकरी से भी, बुध ग्रह से भी एक प्रश्न बनता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वीनस की पहले बात करते हैं। वीनस जैसे आप हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हो, ये याद रखना सबसे गर्म ग्रह है। अब आप पूछोगे कि सबसे नजदीक में तो बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म तो उसको होना चाहिए, लेकिन क्या है, इसके सूरज के सबसे करीब होने के कारण उसका जो वायुमंडल है वही नष्ट हो गया। जबकि शुक्र का जो वायुमंडल है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो कि एक तरफा रास्ते का काम करता है। एक तरफा रास्ते से क्या मतलब हो गया कि सूरज की गर्मी तो इसमें प्रवेश कर जाती है लेकिन निकलती नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे ये एक भट्टी का रूप ले लेता है। अगर अभी आप सुबह वीडियो देख रहे हो तो अपनी छत पे जाना और पूरब दिशा की ओर देखना, एक चमकदार तारा आपको दिखेगा, वो शुक्र ही है, और ये सूर्यास्त के समय पश्चिम में आपको नजर आएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, तो शुक्र को ही कहते हैं। यही कारण है, मैंने कहा ना मॉर्निंग में भी नजर आएगा और इवनिंग में भी नजर आएगा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद हमारी अर्थ आ गई, जिसे नीला ग्रह कहते हैं पानी होने के कारण। उसके बाद मार्स आ गया, मंगल ग्रह आ गया। मंगल ग्रह में मीथेन गैस मिलती है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहां से भी दो तरह के प्रश्न बनते हैं। 2 उपग्रहों के नाम पूछे जाते हैं इसके, फोगोस है और एक डिमोस है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर होगा ओलंपस है। उसके बाद जुपिटर आता है यानी कि बृहस्पति, और याद रखना मार्स और जुपिटर के बीच में यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसे रिंग प्लेनेट भी कहते हैं, तो आंसर होगा शनि को। मतलब इसके आसपास छल्ले मिलेंगे आपको, और कितने छल्ले मिलेंगे आपको? 7 छल्ले दिखेंगे इसके आसपास, जो कि बहुत छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं। याद रखना शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा टाइटन, सुना होगा आपने। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम पूछा गया था एक बार कि कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो याद रखना ऐसे 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण यानी कि वीनस और यूरेनस। बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तभी तो आप देखते हो आपका जो सूर्य है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, यही कारण है। एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस ने की थी 1543 में। एक प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में कि वो कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह ही नहीं है? तो आंसर होगा बुध और शुक्र, 2 है, मरकरी और वीनस। और एक सिंपल सा प्रश्न तो आप जानते ही हो, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर कहते हैं? तो आंसर होगा शुक्र को, वीनस को। फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा 36 नंबर का। तो अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन, पहले तो ये बताओ ये हुआ कहां? तो आंसर होगा हरियाणा के फरीदाबाद में, 3 से लेके 19 फरवरी 2023 तक। और इसमें थीम स्टेट कौन रहा? पूर्वोत्तर भारत के जो सभी राज्य हैं वो हैं, और पार्टनर कंट्री रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं वो। और इस बार ये इसका 36वां संस्करण है। कुछ इंपॉर्टेंट मेलों को हम डिस्कस करेंगे, पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो कहां पर है, बीजिंग चाइना में। 2022 में इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी बैठक हुई थी। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2021-22 के लिए पहली पर्यटक व सांस्कृतिक राजधानी किसे चुना था? वाराणसी को। और मेलों की बात करें तो याद रखना भी फरवरी में ही सरस मेले का आयोजन किया है जम्मू कश्मीर ने। बाकी अभी माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में, गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में, अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में, कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पे। अच्छा बताओ, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। लेकिन पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर महोत्सव पूछेंगे तो कश्मीर आंसर करना। और खीर भवानी मेला आपसे पूछे या बंगस आवाम मेला आपसे पूछे तो ये आयोजन होता है इसका जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना ये। पढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना, जिसे ऑपरेशन गुडविल के रूप में भी जाना जाता है, और अभी से भारतीय सेना के द्वारा उनके सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों के तहत लद्दाख में शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन का नारा है जवान और आवाम अमन है मुकाम। और इसे क्यों शुरू किया गया, मतलब इसका मकसद क्या है? तो लोगों का कल्याण करना। जहां उग्रवाद के कारण जीवन और संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है, वहां लोगों की मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया। अभी जैसे कि यहाँ पे भारतीय सेना ने 7 सद्भावना स्कूल भी खोले हैं ताकि वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सके। अगर एक लाइन में बोलें, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा, जिसे कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। और अभी भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पे स्थापित हुआ? लद्दाख में। आप जानते हो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये कौन सा है? तो आंसर होगा लेह एयरपोर्ट। और ऑपरेशन से मुझे बताओ, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? और अभी हमने पढ़ा था ऑपरेशन अलर्ट, इसको किसने शुरू किया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो जो मैंने प्रश्न पूछे उनके उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स। फिर बताइए, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शमिका रवि को। तो याद रखना, शमिका रवि, इनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। वर्तमान में आपको बता दूं, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार परिषद में एक सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्य यानी कि पार्ट टाइम मेंबर है। सुष्मिता शुक्ला का नाम आपने सुना है, अभी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी थी। और अगर शांति कुमारी की बात करें तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। और सुरभि जखमोला की बात करें तो ये विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। किस देश में? भूटान में। और किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट दंतक, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है? तो आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। तो भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गर्वी गुजरात यात्रा शुरू की है। और अगर पूछे किस स्टेशन से शुरू हुई, तो दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से। तो इस यात्रा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन सहित गुजरात के प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थलों का दौरा करवाया जाएगा। ये यात्रा 8 दिनों की है और 156 पर्यटक इसमें यात्रा कर सकेंगे एक बार में। अच्छा, बात यहाँ पे हमने करी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की, तो ये भी ध्यान रखो ये कब शुरू हुई थी? 2015 में। क्या उद्देश्य था इसका? मतलब इसे अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जिससे वो एक दूसरे की संस्कृति को, रीति रिवाज को, वहाँ के खान पान को, उनके संगीत, खेल, प्रथाओं को समझ सकें। मतलब मेन उद्देश्य यही था कि जब आप किसी दूसरे राज्य में जाओ तो आपको बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस न हो। आप जानते हो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए, अनिल कुमार लाहौटी नाम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है उसका नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया। और अभी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना था चाइना, पहला देश जर्मनी है। आप जानते हो पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली थी? दिल्ली से वाराणसी। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। और इंडिया में फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है डलहौजी को, क्योंकि उन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, 1853 की बात है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और कवच क्या है? कवच, भारतीय रेलवे ने अभी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसी का नाम कवच है। मतलब एक पटरी पे अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आएगी तो उनको ये टकराने से रोकेगा। अगर मैं पूछूं रेल बजट और आम बजट को अलग करने वाली समिति का नाम क्या है? एकवर्थ समिति। कब आई थी? 1924 में। और इन्हें साथ में लाने वाली समिति विवेक देबरॉय समिति। कब? 2017 में। याद रखना ये पॉइंट्स।